प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और अपना पिछला लेक्चर था प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उनका अपन ने जिक्र किया था। और उनमें से एक टाइप था आपके पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक प्लास्टिड होता है जिसमें क्या होता है, अपने पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करता है। और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में फूड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्लांट अपना क्या करते हैं, फूड का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स में अपने को पता है कि स्टार्च क्या होता है, रिजर्व फूड के रूप में होता है। उसी प्रकार जो उस स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है वो अपने पास किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो अपन ने बात की थी पहले लेक्चर में कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिड होता है। तो हम लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा होता है, ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड होता है। इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेटिक क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और किसका फॉर्मेशन करेगा, फूड का। तो हम यहां लिख सकते हैं इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, फूड फॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी। तो हम यहां लिख सकते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो इसकी डिस्कवरी की थी, वो की थी सेकस ने। किसने की थी, सेकस नामक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे क्लोरोप्लास्ट की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या होता है। तो हमने पहले भी इसका वर्क का बात कर लिया यहाँ पे कि इसका वर्क होता है वो फूड फॉर्मेशन का होता है। अब यहाँ हम देखते हैं इसका वर्क। ठीक है, तो जो इसका वर्क होता है वो क्या करता है, फूड फॉर्मेशन का, क्या, फूड फॉर्मेशन। ठीक है, और फूड फॉर्मेशन ये किस में कैसे बनाएगा कि इसके अंदर जब डार्क रिएक्शन होगी, जब डार्क रिएक्शन होगी, और वो डार्क रिएक्शन जब अभी अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट की, जब हम क्लोरोप्लास्ट की जब आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है स्ट्रोमा वाला पार्ट और एक होता है ग्रेना वाला पार्ट। तो आपके पास जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वहां आपका क्या होता है, फूड फॉर्मेशन होता है। फूड फॉर्मेशन में ये क्या करता है, आपके पास जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ये लाइट की प्रेजेंस में किसमें चेंज करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, जैसे कि अपने को पता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O के मॉलिक्यूल्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, आपके पास स्टार्च का फॉर्मेशन या फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां होता क्या है। यहां पर देखो आपके पास जो इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल है, ठीक है, फूड मटेरियल है वो सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किसका बनाता है, ऑर्गेनिक फूड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें चेंज कर रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर रहा है। और इसके अब हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में आपने को पता है कि क्या होता है, यहां पर 6CO2 प्लस 6H2O, यहां आपका सनलाइट रहेगा प्लस क्लोरोफिल A एंड B रहेगा। ये आपके पास C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2 का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से यहां पर आपका क्या, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो यहां अपन ने इसके वर्क की बात कर ली। अब वर्क के बाद हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अदर नेम क्या है। क्लोरोप्लास्ट के अदर नेम में अपन ने पहले लेक्चर जब लिया था प्लास्टिड का, तो हमने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो उसी का पार्ट क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होगा। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स क्यों होगा,
अपन ने पता है कि ये इसके अंदर इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, सेल्फ का डीएनए होता है, तो यह उससे एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके अंदर खुद के 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। परंतु यह कुछ प्रोटीन की आवश्यकताओं के लिए न्यूक्लियर डीएनए पर क्या होता है, डिपेंड होता है। इस कारण इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। तो हम इसके नाम यहां लिखते हैं अदर नेम, ठीक है, अदर नेम। अब अदर नेम की बात करें तो सबसे पहले हम इसका लिख रहे हैं क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनोमस सेल ठीक है ऑर्गेनल। यहां पर ये किसे क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी बोला जाता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोले जाने का रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके अलावा हम इसको बोलते हैं क्या, ग्रीन प्लास्टिड भी, क्या, ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसके अलावा हम इसे ऑटोप्लास्ट, ऑटोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ऑटोप्लास्ट और एक बोलते हैं इसको फोटोसिंथेटिक अपरेटस, फोटोसिंथेटिक अपरेटस, ठीक है, फोटोसिंथेटिक अपरेटस। तो यहां अपन ने एक एक नाम का अपन जिक्र करेंगे कि इन नामों से इसे क्यों जाना जाता है। सेमी ऑटोनोमस या अर्धस्वायत्त कोशिकांग के बारे में अपन ने जान लिया, ग्रीन प्लास्टिड के बारे में जान लिया, क्योंकि ये क्या होता है, कलर्ड क्या होता है, प्लास्टिड होता है, इस कारण इसे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया, और जो किससे बना होता है, ग्रीन प्लास्टिड से। ऑटोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक अपरेटस ये दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट है। देखो जब ये प्रकाश की उपस्थिति में इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे, और जैसे ही ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये अपने खुद के भोजन का निर्माण क्या कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, खुद अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो हम इसे ऑटोप्लास्ट बोलेंगे। और फोटोसिंथेटिक रिएक्शन द्वारा करेंगे तो इसे फोटोसिंथेटिक अपरेटस भी बोल दिया गया। अब इसके बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो देखो कैसा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पहली बात की आपके पास क्लोरोप्लास्ट की, यहां मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं रफली। यहां देखिए आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। इसके अंदर वाले पार्ट में आपको बहुत सारे थाइलेकोइड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर जो बाकी खाली बचा भाग होगा इनर मेम्ब्रेन के, वो आपका स्ट्रोमा कहलाएगा। इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम थोड़ी देर बाद अध्ययन करते हैं कि इसका डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर यहां पर अपने को ये देखना है कि यह इसके आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसका मैट्रिक्स वाला पार्ट। जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है, किसमें, एक तो आपके पास ग्रेना भाग और एक होता है आपका स्ट्रोमा भाग, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, देखो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, तो ये कितने पार्ट में, 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन हो गया। तो हम बोल सकते हैं डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल हो गया, यानी कि दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग हो गया। क्या हो गया, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसका सबसे बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन, क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के बाद आपके पास यहां क्या आ गया, इनर मेम्ब्रेन। तो हम यहां लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के बाद अंदर वाला भाग क्या आ गया आपके पास, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स वाला रीजन। अब यहां पर देखो, जो ये आउटर मेम्ब्रेन ये हुआ और ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये आउटर है, ये इनर है, तो इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो आपका आपका कहलाएगा क्या, पेरीप्लास्टिड स्पेस। क्या कहलाएगा, पेरीप्लास्टिड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहला रहा था। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो आपके पास स्पेस था वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहला रहा था। तो यहां पर भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बीच का जो स्पेस होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होगा, वो पेरीप्लास्टिड स्पेस कहलाएगा। क्या,
पेरीप्लास्टिड स्पेस। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका? पेरीप्लास्टिड स्पेस कहलाएगा। अब इसके बाद हमने बात की, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर ये इनर, और इसके बीच के जो अंदर का जो ये वाला भाग था, ल्यूमन वाला भाग, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स वाला रीजन। और मैट्रिक्स वाले रीजन में आपके पास दो संरचनाएं देखने को मिल रही थी, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 2 पार्ट्स में हो जाएगी। एक हो जाएगी ग्रेना और एक हो जाएगा आपके पास स्ट्रोमा। ठीक है, आपका यहां एक आगे डिटेल स्टडी करेंगे ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में, आगे अपन डिटेल स्टडी करेंगे क्या होता है। परंतु यहां अपने को अभी यही जानना है कि जो मैट्रिक्स होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपको थाइलेकोइड्स देखने को मिलेंगे। ग्रेना वाले पोर्शन में थाइलेकोइड्स देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपने पास क्या? फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस क्या होंगी? संपन्न होगी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन प्रेजेंट होगी। प्लस यहां पर आपके पास स्ट्रोमा वाला जो रीजन होता है वहां आपका फूड फॉर्मेशन, ठीक है, क्या होगा? फूड फॉर्मेशन होगा। तो ये अपने पास क्लोरोप्लास्ट की क्या हुई? जनरल स्ट्रक्चर हुई, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हुई कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। अपन एक बार फिर से देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक प्रकार का प्लास्टिड होता है, और वो किस प्रकार का होता है? ग्रीन प्लास्टिड होता है। ग्रीन प्लास्टिड होने के कारण इसका जो कलर होता है वो कैसा आता है? आपके पास ग्रीन कलर आता है। दूसरा, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण ही ये क्या करता है? फूड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की बात करें, तो जो क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की थी वो की थी सेकस ने। किसने की थी? सेकस नाम के साइंटिस्ट ने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी। इसके बाद हमने बात की थी कि इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क इसका क्या करता है? फूड फॉर्मेशन का होता है। ये क्या करता है कि सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करता है? चेंज करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल को लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करता है? चेंज कर देता है। और यहां पर जो अपने पास फॉर्मेशन होता है वो 6CO2 + 6H2O, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंट, और C6H12O6 + H2O प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, ये अपना यहां रिएक्शन चलता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी बात की कि अदर नेम क्या होते हैं। तो अदर नेम में सबसे पहले अपन ने देखा ये सेमी ऑटोनिमस सेल ऑर्गेनल्स होता है। सेमी ऑटोनिमस सेल ऑर्गेनल्स क्यों होता है? क्यों कहा? क्योंकि यह अपनी ज्यादातर आवश्यकताएं इसके खुद का जो डीएनए होता है उससे कर लेता है, परंतु कुछ प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए इसको न्यूक्लियर डीएनए यानी कि केंद्रकीय डीएनए के पास क्या करता है? जाना पड़ता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनिमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। दूसरी बात, इसे ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं क्योंकि यह ग्रीन कलर का होता है। तीसरा, ऑटोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक अपरेटस। ऑटोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक अपरेटस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के द्वारा क्या करता है? स्वयं के भोजन का निर्माण कर लेता है, इस कारण इसे ऑटोप्लास्ट भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसी होती है कि डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है? कि यह दो झिल्लियों या दो मेम्ब्रेन से क्या होता है? आपस में कवर होता है। दो मेम्ब्रेन से क्या होता है? आपस में कवर होता है। इसके बाद हमने बात की कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, उनका बीच का जो स्पेस है, अवकाश है, उसे पेरीप्लास्टिड स्पेस के नाम से जानते हैं। इसकी इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला रीजन होता है, वो मैट्रिक्स वाला रीजन आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। ठीक है, ठीक है, जो आपका ग्रेना वाला पार्ट होता है वहां फोटोसिंथेटिक रिएक्शन चलती है। ठीक है, फोटो सिस्टम आपको पता है, फोटो सिस्टम PS फर्स्ट, PS सेकंड, वो यहां आपके ग्रेना वाले पार्ट में चलते हैं, फोटो सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में क्या होता है आपके पास? फूड फॉर्मेशन। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर देखिए
जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, यह आपके पास क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट की आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है आपके पास? आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हो गई या इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इनर मेम्ब्रेन का अंदर का जो रीजन था उसे हमने क्या बताया था? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आपके पास टू पार्ट थे, एक था ग्रेना और एक था स्ट्रोमा। तो यहां देखिए आपके पास ये अंदर की ओर ये आपके पास थाइलेकोइड्स हो गए। ये थाइलेकोइड्स कैसे? सिक्कों के एक ढेर के समान। याद रखना, ये थाइलेकोइड्स कैसे विद्यमान होते हैं? सिक्कों के एक ढेर के समान। जैसे एक सिक्का रखा, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, उस प्रकार से ये क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया? थाइलेकोइड्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? थाइलेकोइड्स आ गए, ठीक है। देखिए ये थाइलेकोइड्स आपस में इंटरग्रेना द्वारा क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। ये थाइलेकोइड्स आपस में इंटरग्रेना द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ये अकेली संरचना है, इस अकेले एक सिक्के की समान संरचना को मैं बोलूंगा थाइलेकोइड। यहां देख लीजिएगा, मैं इसको बना के रफ करूंगा तो आप उतार लीजिएगा। ये अकेला एक सिक्के के समान जो संरचना है इसे हम बोलते हैं थाइलेकोइड, ठीक है, थाइलेकोइड। और बहुत सारे थाइलेकोइड्स, यानी कि एक सिक्के को दूसरे सिक्के पर, फिर उस पर तीसरा, उस पर चौथा, फिर पांचवा, छठा, ऐसे एक सिक्के पर एक सिक्के को जब ऊपर रखें तो अपने पास ये एक ऐसी संरचना का फॉर्मेशन होता है। यानी कि बहुत सारे थाइलेकोइड्स यदि एक के ऊपर एक विद्यमान होते हैं तो इसे हम नाम देते हैं ग्रेनम। क्या नाम देते हैं? ग्रेनम, ठीक है। तो ये वाली जो संरचना हो गई वो हो गई आपकी ग्रेनम। और ऐसी बहुत सारी मेनी ग्रेनम क्या मिलकर किसका निर्माण करती है? देखो, एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, तीन ग्रेनम और चार ग्रेनम, यानी कि दो से ज्यादा ग्रेनम आपस में मिलकर एक किसका निर्माण करती हैं? ग्रेना का, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखिएगा कि एक अकेली सिक्के के समान जो संरचना होती है वो आपकी थाइलेकोइड होती है। फिर इसके बाद जब बहुत सारे थाइलेकोइड सिक्कों के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाएं तो उसे ग्रेनम कहा जाता है, इस टोटल संरचना को। और इन सभी ग्रेनम को आपस में संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। अब ये आपके पास ग्रेना वाला क्षेत्र हो गया। इस ग्रेना वाले क्षेत्र के अलावा जो मैट्रिक्स में आपके पास ये खाली स्थान बचा, ठीक है, जो आपके पास ये स्पेस बचा, उस स्पेस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो हम एक बार इसे रफ करते हैं और इसका अपन करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इन सभी का अपन यहां अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। किसकी? आउटर मेम्ब्रेन की, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन देखिए, आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? अपने को पता है सभी मेम्ब्रेन्स लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो हम बोल सकते हैं लिपो प्रोटीन की बनी होती है। प्लस लिपोप्रोटीन की बनी होती है तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? लिपिड की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। प्लस जो आपके पास प्रोटीन है उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। अब यहां पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन प्रेजेंट थी, तो यहां भी आउटर मेम्ब्रेन में आपके पास प्रोटीन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अब पोरीन जो प्रोटीन आपके पास प्रेजेंट होगी तो इस कारण यह क्या होगी? मोर परमिएबल, ठीक है, क्या होगी? ज्यादा पारगम्य होगी। प्लस इसकी मोटाई की बात करें तो ये 90 to 100 एंगस्ट्रोम होगी। यानी कि रॉबर्टसन ने तो क्या बताया था कि सभी मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रोम की क्या ली हुई होती है? थिकनेस ली हुई होती है। परंतु आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी मेम्ब्रेन 90 to 100 एंगस्ट्रोम क्या होती है? मोटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन की। इसकी इनर मेम्ब्रेन की। तो इनर मेम्ब्रेन भी अपने पास किसकी बनी होती है? लिपिड
प्लस प्रोटीन की, इसमें जो लिपिड का अमाउंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है, जबकि प्रोटीन का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है। अब यहां पर पोरीन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो हम लिख सकते हैं पोरीन प्रोटीन क्या होती है आपके पास, एब्सेंट होती है। इस कारण यह क्या होती है आपके पास, लेस परमिएबल। ठीक है, यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे और वो लेस परमिएबल हो रही थी, तो वहां आपको एक सब्सटेंस देखने को मिल रहा था, वहां आपको कार्डियोलिपिन देखने को मिल रहा था, परंतु यहां पर कार्डियोलिपिन आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो आपका ये रीजन है, कौन सा, ये आपका हो गया आपका ग्रेना रीजन और ये हो गया आपका स्ट्रोमा रीजन। तो हम यहां एक बार स्ट्रोमा रीजन का जिक्र करते हैं। ये हमने लिखा स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा रीजन हो गया जहां आपका क्या होगा, फूड फॉर्मेशन, और ये इसके बाद हो गया आपके पास ये वाला हो गया आपके पास ग्रेना, ग्रेना हो गया, और ये इसके अंदर ये अकेला क्या हो गया, थाइलेकोइड, क्या हो गया, थाइलेकोइड हो गया, और ये आपका टोटल क्या हो गया स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा थाइलेकोइड्स मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आपके पास ग्रेनम का। ठीक है, ये आपके पास एक आपके पास क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा आपके पास जो ये स्ट्रोमा वाला रीजन है, इसमें आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिल सकता है, विटामिन ई और के आपको देखने को मिल सकता है, राइबोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने पास एक, अब हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और क्लोरोप्लास्ट का जो पहला मैट्रिक्स का जो रीजन था वो था आपके पास क्या, ग्रेना। ग्रेना की अपन ने जिक्र कर लिया कि ग्रेना बहुत सारे थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे थाइलेकोइड्स आपस में मिल जाते हैं तो ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारी ग्रेनम किसका निर्माण करती है, ग्रेना का। ठीक है, अब यहां पर देखो जो ग्रेना का फॉर्मेशन होता है वो क्या क्या कहलाता है अपने पास, बहुत सारी किससे, थाइलेकोइड्स, यानी कि मेड अप बाय थाइलेकोइड्स, यानी कि थाइलेकोइड से मिलकर ग्रेना का फॉर्मेशन होता है। दूसरा आ गया ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई होती है। अब क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक इकाई क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जो ये थाइलेकोइड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये थाइलेकोइड्स क्या होता है अपने पास, इसको शेप देने का वर्क भी करता है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अब देखिए आपके पास ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन हो गई, दोनों के बीच में पेरी प्लास्टिड स्पेस भी आ गया। अब यहां फर्स्ट मेम्ब्रेन ये, सेकंड मेम्ब्रेन ये, तो हम बोल सकते हैं कि ये थाइलेकोइड्स की जो मेम्ब्रेन है इसे हम थर्ड मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम थाइलेकोइड्स को क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट की थर्ड यूनिट, थर्ड मेम्ब्रेन भी। तो याद रखिएगा थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और थाइलेकोइड्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, संरचनात्मक इकाई होती है। यहां पर जब हम एक थाइलेकोइड की बात करें तो थाइलेकोइड के बीच में, इस मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस होता है, आपको खाली स्थान दिखता है, उसे हम कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। और यहां पर ये जो आपके पास ये थाइलेकोइड होता है, इसी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में चल रहा था, जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में चल रहा था, वो वर्क यहां आपके पास थाइलेकोइड में चलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि थाइलेकोइड्स माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के समान संरचना होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थाइलेकोइड्स किसके सिमिलर स्ट्रक्चर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के समान संरचना रखती हैं, कौन, थाइलेकोइड्स। अब वहां क्रिस्टी पर F0 F1 पार्टिकल लगे हुए थे, तो यहां पर आपके पास थाइलेकोइड्स के पास क्या होंगे, CF0 CF1 पार्टिकल्स क्या होंगे, लगे होंगे। और ये CF0 CF1 जो पार्टिकल हैं, ये क्या करेंगे, एटीपी सिंथेसिस का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एटीपी सिंथेसिस का काम करेंगे। अब यहां पर देखिए जो आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया,
थाइलेकोइड आ गया, और थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर इनर साइड में, थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन पर इनर साइड में आपको कुछ पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। उन पिगमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम बोलते हैं। और जो ये क्वांटोसोम होते हैं, ध्यान रखिए, जो ये क्वांटासोम होते हैं वो आपके पास ग्रेनल जो रीजन होता है उसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उसकी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये क्वांटासोम करता है। तो हम इसे फंक्शनल यूनिट भी क्या बोल सकते हैं? तो हम बोले कि फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो वो कौन है अपने पास? क्वांटासोम। और इसके बाद हम बोले स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो वो होता है आपके पास थाइलेकोइड। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन दो ग्रेनम को आपस में जो जोड़ने वाली जो इकाई होती है, जो संरचना होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? इंटरग्रेना, या फिर इसको बोल दो स्ट्रोमा थाइलेकोइड। इंटरग्रेना बोल दो या फिर आप इसको स्ट्रोमा थाइलेकोइड बोल दो। अब देखिए इसके बाद आता है आपके पास स्ट्रोमा वाला रीजन। जो स्ट्रोमा वाला जो ये खाली रीजन है आपके पास, इस खाली रीजन में आपको क्या मिलेंगे? इस स्पेस में डबल स्टैंडर्ड इसका डीएनए आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मध्यमान था, तो यहां भी आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, आरएनएस देखने को मिलेंगे, फैट ड्रॉप्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहां पर 70S राइबोसोम भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां आपको देखनी है, क्या कि यहां पर आपके पास एक रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। ये रूबिस्को एंजाइम जो आपकी क्लोरोप्लास्ट होती है, उस क्लोरोप्लास्ट का टोटल 16% होता है। टोटल 16% प्रोटीन क्या होती है? रूबिस्को एंजाइम। अब यहां प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जितने भी एंजाइम होते हैं वो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर ही तो बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस में आपके पास स्ट्रोमा रीजन में जो रूबिस्को एंजाइम पाया जा रहा है, ये टोटल प्रोटीन का 16%, कितना? 16%, यानी कि 16% होगा। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, यहां पर चलती है अपने पास डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में आपके पास क्या होगा? हमारे पास यहां पर होगा क्या? यहां पर अपने पास फूड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, इसके अलावा यहां पर विटामिन ई और के भी अपने को देखने को मिलता है। कहां? इस स्ट्रोमा वाला जो रीजन होता है, यहां आपको विटामिन ई और के देखने को मिलेगा। जो यहां पर विटामिन ई है, जो विटामिन ई है, ये क्या काम करता है? ये आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर से सुन लीजिए, इसमें दो विटामिन देखने को मिलते हैं, विटामिन ई और के, और यहां पर जो आपके पास विटामिन ई है वो थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब इसके बाद हम बात करें, यहां पर जो CF0C1 वाले पार्टिकल ने एटीपी सिंथेसिस कर दिया था। अब देखिए यहां पर जो आपके पास क्वांटासोम है, तो इस थाइलेकोइड्स में आपके पास क्या रिएक्शन चलेगी? यहां पर आपके पास चलेगी PS फर्स्ट और PS सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कि यहां जो ग्रेनल रीजन होता है वहां फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड क्या करेगा? चलेगा। परंतु यहां आपको देखना है कि जो आपका इंटरग्रेना या स्ट्रोमा थाइलेकोइड होता है, यहां पर आपके पास केवल PS फर्स्ट ही चलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास स्ट्रोमा थाइलेकोइड इंटरग्रेना वाला जो रीजन है, इसमें आपके पास क्या चलेगा? केवल और केवल आपका PS फर्स्ट ही चलेगा। तो यह आपके पास थाइलेकोइड्स का एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। उस स्ट्रक्चर में क्या क्या थे? आपके पास आउटर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन था, उनके बीच पेरिप्लास्टिड स्पेस था, मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स वाला रीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ग्रेना था, आपके पास एक स्ट्रोमा वाला रीजन था। इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो अपन ने देख लिया। अब यहां एक चीज देख लीजिए कि यहां पर जो आपका ग्रेना वाला रीजन है, इस ग्रेना वाले रीजन में भी एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। तो इस कारण प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर थोड़े एनिमल सेल से कम होंगे, क्योंकि यहाँ एटीपी सिंथेसिस का काम और कौन कर रहा है? यहाँ पर आपके पास ग्रेनल रीजन भी कर रहा है। तो इस प्रकार आपके पास आपका जो क्लोरोप्लास्ट था, ये क्लोरोप्लास्ट आपका इसी के साथ क्या होता है? समाप्त होता है।